द्विघात बहुपद के जो हल करने के लिए द्विघाती हम लोग सूत्र प्राप्त किए थे या फिर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हम लोग हल किए थे। तो आज हम लोग इसमें द्विघाती जो सूत्र है उसी के उपयोग करके अपने इस 4.3 अध्याय के जो लेसन है और बचे हुए प्रश्न हैं उसे हल करेंगे। तो हम एक उदाहरण को देखते हैं। इसमें आप लोग देखेंगे कि उदाहरण 11 कहता है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 होता है। इसमें दिया गया है कि दो विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो सबसे पहले तो हम लोग विषम संख्या जानते हैं, वो भी क्रमागत विषम संख्या है। तो विषम संख्या कोई आप क्रमागत का अर्थ ही होता है लगातार। तो हम किसी लगातार विषम संख्याओं को लेकर देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई भी 2-4 ले लेते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब लगातार विषम संख्या है। आप देखेंगे कि किसी दो लगातार इसमें से विषम संख्या लेते हैं, जैसे इन्हीं दोनों को बात करते हैं। तो अगर पहली संख्या आपको अगर मान लेते हैं 1 है पहली विषम संख्या, तो दूसरी विषम संख्या 3 प्राप्त करने के लिए इसमें आपको 2 जोड़ना पड़ेगा, है ना। इसी तरह से अगर आप मान लिया कि हम 3 और 5 को लेते हैं, ये दोनों लगातार विषम संख्या है, तो अगर हमें 3 मालूम है पहली विषम संख्या, तो उससे लगातार अगली विषम संख्या प्राप्त करने के लिए 2 जोड़ना पड़ता है। इसी तरह से देखिए ना, अगर हम 5-7 को लेते हैं तो इससे ये 2 अधिक है। अगर आप 7-9 को लेते हैं तो इससे ये 9-7 से 2 अधिक है। इसका तात्पर्य है कि अगर आप एक विषम संख्या मालूम है आपको, तो नेक्स्ट वाली जो उसकी लगातार अगली विषम संख्या आपको प्राप्त करनी होगी तो उसमें 2 जोड़ी जाती है। तो हम मान लेते हैं कि पहली विषम संख्या x है, अच्छी बात है। तो क्रमागत जो दूसरी विषम संख्या होगी उसमें तो हमें 2 जोड़ना पड़ेगा। तो ये इसमें x+2 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि उससे अगली विषम संख्या प्राप्त करने के लिए हमें पहले वाली में 2 जोड़ना पड़ता है। तो फिर एक इसमें आगे प्रश्न दिया है कि इन विषम पूर्णांकों के जो वर्ग है उन वर्गों का योग 290 है। इसका अर्थ है कि प्रश्न में दिया है कि इसके वर्ग, पहली विषम संख्या का वर्ग और फिर दूसरी विषम संख्या का वर्ग, इन दोनों को वर्ग करके जब हम लोग जोड़ेंगे तो 290 आएगा। तो लिख देते हैं बराबर में 290। अब यहाँ से हमारा द्विघात समीकरण मिलेगा। ये तो x² ठीक है, यहाँ पर आपके a+b के होल स्क्वायर लगेंगे, तो a² + 2ab, तो 2 गुना x गुना 2 करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस b² मैंने 2² कीजिएगा तो 4 होगा और बराबर में 290। या इसको तो ऐड करेंगे x² 2x² और ये तो 4x हो जाएगा +4। अब हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण में इस राइट साइड में या इस साइड में एक दूसरी ओर शून्य होती है। ये 290 क्या कर रहा है, उसको ले आइए इस तरफ से, तो ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा और बराबर में इधर 0 बच जाएगा। या 2x² + 4x, ये आपको घटेगा तो माइनस में 286 इतना बच जाएगा। अच्छा, सब में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। अभी ये अपना सरलतम रूप में लाने के लिए 2 कॉमन लीजिए, तो x² बचेगा, ये तो 2x बचेगा और ये आपका 143 बचेगा। ये जो 2 है ना इस ओर जाएगा, तो भाई जाने के बाद में तो ये सीधे सीधे 2 से भाग लगकर 0 हो जाएगी। तो हम उसको ज़्यादा जिक्र नहीं करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं ना, x² + 2x - 143 बराबर 0/2 कीजिए, या फिर इसे भाग देकर आप लिख भी देते हैं, लीजिए बराबर में 0 लिख देते हैं। अब आपको यहाँ पर द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। देखिए ना, x² + bx + c = 0 के रूप में आ गया है। तो हम इस पर तुलना करेंगे, फिर द्विघाती सूत्र लगाएंगे और इसका हल करेंगे। तो देखते हैं x² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर तो आप पाएंगे कि देखिए यहाँ पर x² तो ठीक है, a के जगह पर यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है, तो a के बराबर 1 लिख देंगे। b के जगह पर भाई 2 है तो b बराबर 2 लिख दिए। c के जगह पर -143 है, तो ठीक है। अब हम लोग कल द्विघाती सूत्र के लिए सबसे पहले तो
डी का मान निकालते थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मान रखिए ना इस पर क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि b की वैल्यू 2 है तो 2 स्क्वायर कीजिए, फिर माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, a है ना तो a की वैल्यू 1 और c है तो माइनस 143। तो ये आपका 2 दूनी का 4 हो जाएगा, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। इसमें आप क्या करेंगे कि अगर गुणा करते हैं 4 से इसमें से, तो 4 12 और 4 का 16 1 17 और ये आपका 4 1 5। तो इस तरह से आपका ये 576 आया। हम देख रहे हैं कि ये 0 से बड़ा है, तो कल पढ़े हैं ना कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पर मूल का अस्तित्व है। तो लिखेंगे कि मूल का अस्तित्व है। और जब मूल का अस्तित्व है तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ पर आप अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे, वही हमारी एक्स की वैल्यू होगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू को ही हम लोग अल्फा और बीटा का मान कहते हैं। तो अल्फा बीटा बराबर आप सूत्र लगा दीजिए कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2। ये तो द्विघाती सूत्र है, तो माइनस और भाई सूत्र के हिसाब से चलिए बी का मान कितना है, हाँ यहाँ पर लिए हैं 2 है तो फिर 2 लीजिए, और प्लस माइनस हाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम 576 लिखे निकाले हैं, निकाल दीजिए, लिख दीजिए 576 बटा में 2 है तो 2 गुना ए का मान कितना है, तो ए का मान 1 है तो 1 रखते हैं। अब आपके ये जो आएंगे -2 प्लस माइनस 576 का वर्गमूल 24 होगा और ये 2। तो यहाँ पर एक बार देखिए, एक बार प्लस के साथ लिखते हैं वो अल्फा का मान होगा, एक बार माइनस के साथ लिखेंगे बीटा का मान। तो अल्फा बराबर यही चीज लिखेंगे, देखते रहिएगा ध्यान से, -2 प्लस 24, एक बार प्लस के साथ लिखते हैं 2, और इसी तरह से बीटा का मान हम लिख देते हैं यहाँ पर -2 और माइनस के साथ लिखते हैं 24 और बटा में 2, यही वाला लिख दिए, एक बार प्लस के साथ लिखे इस सम को, एक बार इस माइनस के साथ, क्योंकि दोनों चीज एक साथ है। तो यहाँ पर देखेंगे ये आपका 12 बटा नहीं 24 में से 2 घटेगा तो आपका 22 बटा 2 आएगा, ये कट जाएगा तो 11 हो जाएगा। तो ये आपका अल्फा का मान हुआ। यहाँ पर देखेंगे ये तो दोनों जुड़ेंगे तो -26 बटा 2, ये कट कर -13 आ गया। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे एक्स की 2 वैल्यू 11 और दूसरा -13। जरा देखिए ना एक्स है क्या, एक्स एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो यहाँ पर माइनस होने के कारण ये तो धनात्मक नहीं रहा, इसलिए एक्स के वैल्यू हम -13 को नहीं ले सकते हैं, एक्स की जगह केवल 11 ही रखी जाएगी। तो लिख देंगे हम डायरेक्ट कि धनात्मक विषम संख्या -13 नहीं है। तो आप x की वैल्यू ये पुट करेंगे, अब यहाँ पर बना देते हैं। अब देख लीजिए, तो यहाँ से आप x की वैल्यू जब मिल गया 11 तो आपकी पहली विषम संख्या x ही है, तो लिख देंगे पहली विषम संख्या x, पहली विषम संख्या x बराबर 11, और आपके दूसरी विषम संख्या जो होगी ना वो क्या माने हैं, दूसरी विषम संख्या वो x + 2 माने हैं, तो भाई x + 2 ही लिखेंगे और x की जगह 11 मान आया है तो 11 + 2 ये 13। इस तरह से आपके इस प्रश्न का आंसर है पहली विषम संख्या 11 और दूसरी विषम संख्या 13। हम नेक्स्ट उदाहरण 22 को देखते हैं, इसे नोट कीजिए। उदाहरण 22 में आप देखेंगे कि प्रश्न में जो दिया गया है कि एक आयताकार पार्क है, उस पार्क की जो चौड़ाई है वो लंबाई से 3 मीटर कम है। इसके साथ साथ यह भी दिया गया है कि उस आयताकार पार्क पर एक समद्विबाहु त्रिभुज है और वह समद्विबाहु त्रिभुज की जो आधार है वो आयत की चौड़ाई के बराबर है।
इसके बाद में इस समद्विबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई है वो 12 मीटर दिया गया है। इसके साथ एक और चीज जुड़ी हुई है, इसके साथ यह चीज दिया है कि जो आयत का क्षेत्रफल है वह इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 वर्ग मीटर अधिक है। तो यहाँ पर दोनों को रिलेट कर दिया इन क्षेत्रफल के द्वारा। तो हमें इन दोनों के क्षेत्रफल निकालने होंगे और तब जाकर इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो हम मान लिया कि पार्क की लंबाई x मीटर है, चूंकि जो चौड़ाई है ना वो लंबाई के पदों में दिया है, तो इसलिए हम लंबाई को x मानेंगे और तब जाकर चौड़ाई जो है वह लंबाई से 3 मीटर कम है। तो फिर भाई चौड़ाई निकालने के लिए लंबाई में से तो 3 घटा देंगे, मतलब x माइनस 3 मीटर होगा। तो ये जो आयत की चौड़ाई है वही इसकी आधार भी कहलाएगी। तो आप इसके बराबर में आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज के आधार, त्रिभुज का आधार और आयत की चौड़ाई दोनों एक बराबर हो। तो यहाँ हम चित्र में भी डाल देते हैं कि आयत की लंबाई को हम x मान लिए हैं, चौड़ाई को x माइनस 3 मान लिए हैं और ये तो समद्विबाहु की ऊंचाई है। तो पहले दोनों का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आपको आयत की तो क्षेत्रफल आप जानते हैं कि आयत की क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होती है। तो भाई लंबाई इसकी हो गई x और चौड़ाई हो गई x माइनस 3। यदि आप गुना करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x। अब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो अगर त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका सूत्र 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होती है। तो 1/2 गुना भाई आधार के जगह पर तो हम तो x माइनस 3 ही लिखेंगे, तो x माइनस 3 गुना ऊंचाई तो इसका 12 है तो फिर 12 लिख दिए। अच्छा 2 से कट क्या जाएगा, 6 कट गया, इसे गुना कीजिए 6 से तो 6x माइनस 6 3 18। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आयत की क्षेत्रफल। प्रश्न में कहता है कि जो आयत की क्षेत्रफल है वह इससे 4 ज्यादा है और 4 अधिक है। इसका अर्थ है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कम है। तो आप सोचिए ना, समीकरण बनाने के लिए दोनों को हम बराबर करते हैं, है ना। तो बराबर करने के लिए चूंकि ये कम है तो हमें इसमें 4 जोड़ना होगा, जितनी कम होगी उसमें हम उतना जोड़ देंगे, बराबर हो जाएगा। तो सीधे सीधे प्रश्न से हम लिखते हैं, प्रश्न में दिया गया है कि इसका क्षेत्रफल जो है आयत की वह इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 अधिक है। ये अधिक है, ये अधिक है और ये कम है। तो अगर आपको बराबर करनी है तो इसमें 4 जोड़ना होगा, जो कम है उसमें उतना जोड़ दीजिए, होगा बराबर का चिन्ह दे सकते हैं। या सबको इधर लाते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x और इसको लाएंगे माइनस 6x और ये तो घटेगा तो कितना आएगा माइनस 14। या x स्क्वायर ये तो जुड़ जाएगा ना, प्लस में था तो इसको माइनस में लाए थे, ये तो माइनस में हो गया तो 9x और इसको इधर लाइए प्लस में 14। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा जो द्विघात समीकरण है वह तैयार हुआ। अब हम लोग यहाँ से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर अब द्विघात जो द्विघाती सूत्र है उससे हम इसको प्रश्न को अब यहाँ से सॉल्व कर पाएंगे। तो तुलना करते हैं x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने से। बार बार ऐसी करनी है हमें, है ना। अगर आप द्विघाती सूत्र प्राप्त कर लिए, द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त कर लिए, तो फिर उसके व्यापक रूप से हम बार बार आप देखेंगे कि तुलना करेंगे और तुलना करने के बाद में हम उस सूत्र को यूज करके x की वैल्यू निकालेंगे, अर्थात अल्फा बीटा का मान निकालेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए। तो भाई b का मान तो -9 है तो -9 के स्क्वायर माइनस 4 गुना a की वैल्यू तो 1 है तो 1 लिखेंगे और c की वैल्यू 14 है तो 14 लिखेंगे। आपका ये तो 9 9 81, ये तो 56 आएगा, ये घटेगा तो 25। ये ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, मूल का अस्तित्व है, अतः मूल का अस्तित्व है। तो अब हम यहाँ से अल्फा बीटा का मान निकालेंगे। अल्फा बीटा के लिए सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। जरा इस पर मान रखिए तो ये क्या होंगे कि माइनस, ये सूत्र वाले माइनस है और देखिए b जो है
बी में एक पहले से माइनस है तो फिर यहाँ पर दो दो माइनस होंगे, ये एक सूत्र वाले हो गए, और इस बी की जगह पर एक ये वाला माइनस होगा, फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम ऑलरेडी 25 निकाल चुके हैं तो लिख देंगे, और फिर 2 और a की वैल्यू 1 है तो 1 लिखेंगे। तो इस ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 9, और ये प्लस माइनस तो 5 हो जाएगा, तो और बटा में 2। इस तरह से अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा का अलग अलग मान लेते हैं। तो अल्फा के लिए हम क्या करेंगे, प्लस में लिख देंगे 9 + 5/2, और बीटा के लिए हम माइनस में लिख देते हैं 9 - 5/2। ये तो 14/2 हो जाएंगे, और कटने के बाद में 7, यहाँ पर 4/2 हो गया, कट जाएगा तो 2 आएगा। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, आप x की वैल्यू 2 नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, इसे आप बताइएगा, है ना। हम x की वैल्यू 7 ही ले पाएंगे। इसको आप सोचेंगे आखिर x की वैल्यू जो है वो हम 2 क्यों नहीं ले पाते हैं। तो देखिए, हम x की वैल्यू 7 लेते हैं तो फिर हमें x की वैल्यू लाने से आंसर नहीं हो जाएगा, यहाँ पर चलना होगा जिससे हम लंबाई और चौड़ाई माने, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई बताइए, न कि कह रहा है अल्फा और बीटा का मान बताइए। तो आप लंबाई और चौड़ाई यहाँ से निकालेंगे। जब आप अल्फा और बीटा का मान निकाल लेते हैं तो आप वहां पहुंचिए जहां पर आपने x मानने हैं, तो उन पदों का ही आंसर आपका इसमें वास्तविक होगा। तो लिख देते हैं कि अतः पार की लंबाई, यहाँ पर लिख देते हैं, आप समझते रहेंगे, आप हमको बताएंगे कैसे x जो है 2 के बराबर नहीं होगा। अतः पार की लंबाई हमने x माना है और x की वैल्यू 7 आया है तो 7 मीटर हो गया। और जो चौड़ाई की रही बात, तो आपकी चौड़ाई x - 3 माने हैं तो x - 3 लिखते हैं। भाई x की जगह तो हम 7 ही लिखेंगे ना, 7 - 3 क्या आ गया, 4 मीटर आ गया। तो यही हमारा इसका आंसर है। तो हम नेक्स्ट आगे देखते हैं, नोट कीजिए। तो हम लोग अब जो उदाहरण है उस उदाहरण में जो आगे दिया गया है उस उदाहरण को लेसन जैसे ही बनेगी। जो पिछले क्लास में हम लोग लेसन में से जो प्रश्न बनाए थे दूसरे और तीसरा, तो उसी तरह से द्विघाती समीकरण तैयार यूज करके और उन प्रश्नों को हल करना है। तो आप बिल्कुल उसे बना पाएंगे, आप उसे बनाइए, कोशिश कीजिए, और बिल्कुल बिल्कुल आपसे बनेगा। यदि नहीं बनता है तो फिर हमसे आप बताइए, है ना, कॉल करके, या फिर क्या आप कमेंट में डालिए, उसे बनाया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे जो आपके लेसन है वो प्रश्नावली से प्रश्न दिया गया है। जो चौथा प्रश्न है कि 3 वर्ष पूर्व एक रहमान है बेचारे, उनके 3 वर्ष पहले की जो उम्र का जो व्युत्क्रम है, यहाँ से देखेंगे जो 3 वर्ष पहले की जो जितना उम्र है उस उम्र के जो व्युत्क्रम है वह अब से 5 वर्ष बाद के जितने उम्र हो जा रहे हैं उस उम्र के जो व्युत्क्रम है, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 1/3 आता है। तो कहता है कि आप रहमान की वर्तमान उम्र बताइए। तो जाहिर सी बात है उम्र को ही हम लोग x मानेंगे। तो मान लिया रहमान की जो वर्तमान उम्र है वह x वर्ष है, अच्छी बात है। 3 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब क्या, पहले। अगर वर्तमान माने अभी, अगर अभी x वर्ष है तो अब से 3 वर्ष पहले, तो अब में से 3 तो घटाना पड़ेगा। तो अभी x है तो x में से 3 घटा दीजिए, पता चल गया, मतलब इतना 3 वर्ष पहले की उम्र होगी। और फिर आप 5 वर्ष बाद की उम्र निकालिए, क्योंकि 5 वर्ष बाद की उम्र की भी बात कर रहा है। तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, तो अभी x है तो 5 वर्ष बाद इसमें तो 5 जोड़ना पड़ेगा, मतलब इतना वर्ष का हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। आपके प्रश्न दिया है कि 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम हो, तो किसी चीज की व्युत्क्रम कैसे निकाला जाता है। अगर 2/3 है तो इसका व्युत्क्रम 3/2, सीधे सीधे उलट दी जाती है, ये ऊपर और ये नीचे। अगर 2 है तो इसका व्युत्क्रम 2 का अर्थ है कि बटा में 2/1 है, इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो 1 ऊपर चल जाएगा 2 नीचे चल जाएगा। यही ना व्युत्क्रम, आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे, 7th में भी पढ़े होंगे व्युत्क्रम क्या होती है। तो अगर इसका व्युत्क्रम आपको निकालना है तो बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, आप सीधे उलट दीजिए इसको, क्या हो जाएगा x - 3। और इसका व्युत्क्रम अगर आप निकालेंगे, क्योंकि 5 वर्ष बाद के भी व्युत्क्रम कह रहे हैं,
तो इसके व्युत्क्रम के लिए आप 1/x+5 कर देंगे। और हाँ, कह रहा है कि व्युत्क्रम को अगर हम दोनों के व्युत्क्रम को जोड़ेंगे मतलब ऐड करेंगे तो आपका 1/3 आएगा, तो फिर 1/3 लिख देते हैं। अब यहाँ से आप इसे सॉल्व कीजिए, लघुत्तम निकलेगा इतनी मानी x-3 x+5 बराबर 1/, यहाँ ये तो इससे भाग देंगे तो ये हट जाएगा, इससे इसमें गुना करेंगे x+5, इससे इसमें भाग देंगे तो ये हट जाएगा, इतना बचेगा, एक में गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा बराबर में 1/3। अब आप देखेंगे कि x जोड़ेंगे तो 2x और 5 में से 3 घटेगा तो +2 बचेगा। इसको गुना कीजिए तो x में गुना करेंगे x², फिर x में 5 में गुना करेंगे 5x प्लस में, और फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो -3x, तो 5x में से -3x जाएगा तो +2x हो जाएगा, और इससे इसमें गुना करेंगे तो -15 बराबर 1/3। आपको द्विघात समीकरण बनानी है, तो वैसे तो काम चलेगा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर लाइए और इसको इधर लाइए, तो 3 से अगर इसमें गुना करते हैं हम तो 3 दूनी 6x, और 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, इसको आप ले जाकर 1 से गुना कीजिएगा तो उतना ही आएगा। अब सबको उस ओर ले जाइए, क्योंकि द्विघाती समीकरण में एक साइड तो 0 होती है, हमें उद्देश्य ही है द्विघाती समीकरण प्राप्त करने की। तो x² + 2x - 15, पहले इसको लिख लिया हमने, ये प्लस में है तो उस ओर जाएगी बराबर के, तो माइनस में हो जाएगी, ये भी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी। तो इस तरह से आपको मिल गया समीकरण x² और 2x, 6x में से 2x घटेगा तो -4x, और -15 और -6 -21। यहाँ देखिए ये द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। अब इसका हल, अच्छा आप सोच रहे हो क्या इसका हल हम गुणनखंड विधि से कर सकते हैं? हाँ, आप उसके लिए स्वतंत्र है। क्या इसका हल आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से कर सकते हैं? उस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप द्विघाती सूत्र से भी कर सकते हैं। इसमें कोई आपको प्रतिबंध नहीं रखा गया है इस प्रश्न में कि आप किस विधि से इस प्रश्न को हल करें, और आपको ये एग्जाम में भी नहीं पूछे जाते हैं कि आप इसी विधि से द्विघाती सूत्र से कीजिए या फिर किसी अन्य विधि से कीजिए। आपको जो इच्छा हो, जो आपको सरल लगे वहां से कर सकते हैं। हम आते हैं द्विघाती सूत्र पर। x² तुलना करेंगे ना bx + c = 0 से, तुलना करने पर तो पता चलेगा कि आपको a की जगह पर 1 है, b की जगह पर भाई तो -4 है, क्योंकि x तो ठीक है, केवल b की जगह ही -4 दिया गया है। और रही बात c की जगह पर -21 है। तो हम द्विघात सूत्र लगाने से पहले इसके विवेचक निकालते हैं, d = b² - 4ac। तो मान बैठाइए, b का मान भाई -4 है तो लिख दीजिए ना -4 का होल स्क्वायर, फिर माइनस है 4 है, a की वैल्यू उसमें तो 1 है 1, और c की वैल्यू तो -21 है तो -21 रखेंगे। यहाँ देखिए ये तो 4 का 16, ये माइनस भाई प्लस हो जाएगा, और इसमें गुना करेंगे तो 21 4 84 हो गया, और इसको ऐड कीजिएगा तो 100 हो जाएगा। मतलब ये 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0। इसका अर्थ है कि मूल का अस्तित्व है, अतः मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व। अच्छा, ग्रेटर देन 0 मतलब क्या? 100 बड़ा है 0 से, तो अगर इस कंडीशन में हम लोग कल पढ़े हैं कि मूल का अस्तित्व होगा, और यहाँ से अल्फा बीटा की मान निकलेगी। अल्फा बीटा बराबर सूत्र आपका होता है -b ± √b² - 4ac बटा में 2। चलिए मान रखते हैं, माइनस सूत्र वाले लिखे, b की वैल्यू भाई पहले से -4 है तो आप -4 देंगे, प्लस माइनस इसकी मान तो हम निकाल चुके हैं ना 100, लिख दीजिए 100, और बटा में 2 गुना a की मान 1 निकालें, 1 लिखिए, ये तो माइनस प्लस हो जाएगा 4, ये तो 10 निकलेगा, 100 का वर्गमूल 10, और ये 2। अल्फा के जगह निकालने के लिए एक बार प्लस में लिखिए, और आप बीटा का मान निकालने के लिए इसे माइनस में लिख दीजिए। हाँ, इसी को लिखते हैं, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, तो 14/2 कट कर आपको 7 हो जाएगा। यहाँ -6/2 कट कर आपका -3 हो जाएगा। यहाँ देखिए x की दो वैल्यू, एक 7 और एक -3। आप गौर कीजिए,
x की वैल्यू -3 नहीं हो पाएगा, क्योंकि रहमान की उम्र को x माने हैं और किसी व्यक्ति का उम्र तो माइनस में इम्पॉसिबल बात है, असंभव बात है। इसलिए लिखेंगे कि उम्र निगेटिव नहीं होती है, इसीलिए x इज नॉट इक्वल टू -3। तो x की मान जब यह आया तो रहमान की वर्तमान उम्र x माने ही है, यही आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। अतः रहमान की उम्र वर्तमान उम्र x माने हैं और x की वैल्यू हमें 7 आया है, तो यही इसका आंसर रहा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि एक सोफाली है, बेचारी वो क्या करती है कि क्लास में टेस्ट देती है। उस क्लास के टेस्ट में मैथ और इंग्लिश की टेस्ट होती है। उस मैथ और इंग्लिश के टेस्ट में उसके जितने अंक आते हैं उन दोनों को जोड़ देती है और जोड़ने पर उसे 30 नंबर प्राप्त होते हैं। फिर आगे सोच रही है वो कि अगर क्या होता ना कि उसके मैथ में 2 नंबर अधिक आता और अंग्रेजी में 3 नंबर कम मिलते। अगर जब ऐसा हो जाता तब उसको आपस में गुना करते हैं तो गुना करने पर 210 आता। तो कह रहा है कि आप बताइए कि दोनों विषयों में उसने कितने कितने नंबर प्राप्त किए हैं। तो आराम से सुनेंगे। इसमें से तो हम किसी को x मानेंगे, अंग्रेजी को या फिर मैथ को। तो हम मान लेते हैं कि गणित में जो प्राप्त नंबर है वह x है। तो भाई अंग्रेजी में कितनी होगी वो यहां से मिलेगी। दोनों के जोड़कर 30 आया है, तो जरा सोचिए ना, अगर अंग्रेजी में x, मैथ में x, तो अंग्रेजी में कितने आएंगे। आप इस तरह सोचे, जैसे मान लेते हैं कि किसी दो, मान लेते हैं कि राम और श्याम है, दोनों के पास 30 रुपए हैं, जोड़ने के बाद में दोनों के पास कुल रुपए। अगर मान लिया कि राम के पास 20 रुपए है तो श्याम के पास कितने होंगे। तो जाहिर सी बात है अगर दोनों को मिलाकर 30 है तो अगर राम को 20 है तो श्याम के पास 10 होंगे। ये कैसे आया, तो कुल में से राम के पास जितना है उसको घटा देंगे, आपके श्याम के मिल जाएगा। उसी तरह से कुल नंबर 30 है और मैथ में केवल x आ गया, तो अंग्रेजी में कुल में से तो मैथवा वाला घटाना पड़ेगा। तो हम इस 30 में से कुल में से x को घटा देते हैं, तो इतना अंक प्राप्त हुआ। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि क्या होता ना कि उसको मैथ में 2 नंबर अधिक मिलता है, ऐसा सोचावट है उसको, सोच रही है। तो अगर अभी x है और मैथ में 2 नंबर और हम बढ़ाएं तब तो इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, x + 2 होगी। और फिर सोच रही है कि अंग्रेजी में 3 नंबर कम मिले होते। ओह, मतलब अंग्रेजी में अभी 30 - x है तो इससे और 3 नंबर कम, तो 3 तो घटाना पड़ेगा इसमें से। लीजिए हम घटाते हैं, तो 30 में से 3 घटा तो 27 - x, माने इतना अंक प्राप्त होता। अब वो सोचती है, क्या प्रश्न कहता है भाई कि अगर ऐसा होता 2 नंबर अधिक और 3 नंबर कम अंग्रेजी में, तो तब उनके अंकों को गुना करेंगे, माने इन दोनों को गुना करेंगे बढ़ाने और घटाने के बाद, तो 210 आएगा। तो करते हैं ना, x + 2 और गुना कीजिए इसमें 27 - x = 210। x से इसमें गुना करेंगे तो x से इसमें गुना कीजिए तो 27x, x से इसमें करेंगे तो -x², 2 से इसमें करेंगे तो +54 और इससे इसमें गुना करेंगे तो -2x = 210 या -x²। हाँ, द्विघात में इसको शुरू में रखते हैं, बड़ा रखते हैं ना, x² को प्रारंभ में रखते हैं। द्विघात समीकरण व्यापक रूप के हिसाब से ऐसे ना चलेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम बार बार इसको शुरू में क्यों ले आ रहे हैं। जी लाएंगे, क्योंकि हमें x² bx + c आएंगे, बड़ी पावर वाली होगी तब छोटी पावर वाली, तब तो आप पढ़े हैं बहुपद में, तो इसलिए हम इसको पहले लेकर आए। अब देखिए 27x, ये दोनों एक जैसे पद हैं, में से 2x घटेगा 25x, और इससे एक काम करते हैं ना आप, अच्छा इसको यहीं पर इधर ला देते हैं, तो प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा 210 और इधर 0 बच जाएगा। तो 210 में से 54 आप घटाइए ना, वो आपके आ जाएंगे -156 = 0। ओ, ये तो प्लस में होना चाहिए ना x², क्योंकि इसके हिसाब से, तो कॉमन ले लीजिए
एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो, और ये इसमें से माइनस निकल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, इस माइनस को इधर ले जाएंगे भागा में तो काम खत्म हो जाएगी। इस माइनस को हटा देते हैं सीधे सीधे, बढ़िया है। अब यहाँ से आप द्विघात समीकरण मिल गई और आप द्विघाती सूत्र पर बैठाएंगे और बैठाने के बाद हल करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर बार बार हम एक ही काम कर रहे हैं, है ना। और आप भी आराम से इस तरह से, कोई मुश्किल नहीं है ये काम। ए का मान यहाँ से 1 मिल गया, बी का मान -25 मिल गई, और इसी तरह से सी की वैल्यू 156 मिला। तो अब क्या करेंगे, अब इसका डी निकालेंगे, फिर अल्फा बीटा का मान निकालेंगे। तो आइए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे। तो बाबू इसमें b की वैल्यू कितनी है, -25, तो -25 के स्क्वायर और -4, फिर a कितनी है, a 1 है, तो 1 और c 156 है। तो आपको उसमें गुना करेंगे ना तो 625 आएगा, और इसमें गुना करेंगे तो 624 आएगा। तो आप घटाएंगे तो 1 आएगा। ओ ये तो 0 से बड़ा है, इसका अर्थ है कि मूल का अस्तित्व है, अतः मूल का अस्तित्व है। और जब मूल का अस्तित्व होगा ना तो हम क्या करेंगे कि अल्फा बीटा का मान निकालेंगे। हाँ, अल्फा बीटा बराबर लगाइए द्विघाती सूत्र, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2 है। चलिए देखिए माइनस, ये सूत्र वाले माइनस, b की वैल्यू, b में पहले से -1 है तो हम उसको तो लिखेंगे ऐसे -25 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का ऑलरेडी मान 1 लाए हैं, हम 1 लिख देंगे, और बटा में 2 और इंटू a की वैल्यू तो 1 ही है, 1 लिखेंगे। तो फिर ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस 1 आएगा बटा में 2। अच्छा, अल्फा और बीटा का मान हम लोग अलग अलग लेते हैं, एक बार प्लस में लिखेंगे तो आपको अल्फा का मान मिलेगा, और एक बार माइनस में लिखिएगा आप तो फिर बीटा का मान मिलेगा। ये तो कितना हो गया, हाँ इसी को एक बार प्लस और इसके बाद माइनस में 26/2 आपका 13 आया, और यहाँ पर तो 24/2, यहाँ पर तो 12 आया। यहाँ देखेंगे एक्स की दो वैल्यू, एक 13 और एक 12, यहाँ से आप दो आंसर निकाल पाएंगे। इसमें आप किसी को हटा नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस में है और दोनों हो सकते हैं। तो यदि आप x की वैल्यू 13 मानेंगे तो मैथ में 13 हो जाएंगे, और अंग्रेजी में 30 में से 13 घटा देंगे। तो यहाँ सीधे सीधे लिख देते हैं, यदि x = 13 तो गणित में कितने होंगे, x और x की वैल्यू 13, और अंग्रेजी में भाई, अंग्रेजी में तो 30 - x, 30 - 13, तो 30 - 13 करेंगे अगर हम तो 27 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका पहला आंसर हो गया। इसमें एक और आंसर आएगा, यदि अब x की वैल्यू 12 लेते हैं तो 27 नहीं हो, सॉरी 17 आएगा, है ना। तो अगर आप 17, 30 में से 13 घटेगा 17 जी। अगर आप x की वैल्यू 12 लेते हैं तो फिर गणित में कितने हो जाएंगे, गणित में तो x है, x की मान 12, और अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे, अंग्रेजी में आपका 30 - x, माने 30 - 12 कितना होगा, 30 में से 12 घटेगा 18। तो इस तरह से दोनों अलग अलग आंसर कैसे प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि एक आयताकार खेत है, उस खेत की जो विकर्ण है वो उसकी छोटी भुजा, मतलब आयत की छोटी भुजा मतलब क्या है, चौड़ाई से 60 मीटर अधिक है। तो विकर्ण जो है वह चौड़ाई से 60 मीटर अधिक है, और उसकी जो बड़ी भुजा मतलब जो लंबाई है वो 30 मीटर अधिक है। किससे, चौड़ाई से ही, छोटी भुजा से ही। तो खेत की भुजाएं बताएं। यहाँ पर देखेंगे विकर्ण चौड़ाई से 60 मीटर अधिक है, जो लंबाई है वो चौड़ाई से 30 मीटर अधिक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि छोटी भुजा के पदों में ही दोनों को दिया गया है, इसलिए हमें यहाँ छोटी भुजा को ही x मानना होगा।
यहाँ पर आप x मानने के तरीका में आप ध्यान दीजिए। आप एक पद के, एक राशि के पदों में दूसरी राशि को दी जाती है, तो जिसके पदों में होती है आप उसी को x मानिए, है ना, दूसरी राशि अपने आप निकल आएगी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो खेत है, खेत की चौड़ाई x है, तो जाहिर सी बात है कि विकर्ण 60 अधिक है, तो फिर आप 60 + x, हाँ इतना कर देंगे। और चूंकि यहाँ मीटर है भाई, तो मीटर में ही सबको ले गए, ठीक। बड़ी भुजा तो 30 मीटर अधिक है, तो फिर क्या x + 30 मीटर, हाँ इससे 30 मीटर अधिक है तो 30 जोड़ दिए। इस तरह से आपका ये मिल गया, इसका ये मिल गया x, और ये x + 60, और ये हो गया x + 30। अब आप देखिए इन तीनों में रिलेशन बैठाइए, जिससे द्विघाती सूत्र पे द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए ना, यह है आपके एक समकोण त्रिभुज बनते हैं, ये कर्ण, ये लंब और ये आधार। तो फिर आप सूत्र लगा दीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। नहीं तो आप एक और चीज जानते हैं कि आयत के विकर्ण दिया है तो विकर्ण के लिए सूत्र, ये भी आप लोग जानते हैं कि विकर्ण बराबर √, लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर। तब कोई भी ले सकते हैं। इससे रिलेट करने के लिए दोनों एक ही तरह से आप डायरेक्ट लिखेंगे प्रश्न से हम लिख देते हैं, वही सूत्र आपको ज्यादा आसान होगी। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आप दोनों सूत्र से चल सकते हैं, आयत के विकर्ण वाले से भी, विकर्ण भी इसी सूत्र से निकलती है, ये कोई नया नहीं है। कर्ण का मान x + 60 है, तो आप कीजिए x + 60 का होल स्क्वायर। लंब का मान भाई x है, तो कर दीजिए x स्क्वायर। आधार का मान x + 30 है, तो x + 30 के होल स्क्वायर कर रहे हैं। यहाँ पर तय कीजिए a + b का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर + 2ab, तो 2 × x × 60 करेंगे 120, और आपके b स्क्वायर इतना हो जाएंगे। फिर ये तो x स्क्वायर ठीक है, इसको देखिए a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर तो x स्क्वायर + 2ab, तो 2 × x × 30 कीजिएगा तो फिर आ जाएगा 60x + b स्क्वायर, तो मैंने 30 के स्क्वायर करेंगे तो 900। तो सबको क्या करते हैं ना कि इस साइड ले x स्क्वायर कटा भी दीजिए, हटाइए, इन सबको उस ओर ले जाइए, चूंकि x स्क्वायर इधर प्लस में है और ये तो कट जाएंगे ना, ये इधर प्लस में, अगर मान लेते उधर माइनस में जाएगा तो माइनस ये घट के 0 आएगा, x स्क्वायर - x, इसलिए कटा दी जाती है, दोनों तरफ बराबर बराबर होती है। तो इस सबको उधर ले जाते हैं, तो इधर 0 बच जाएगा, x स्क्वायर + 60x + 900, ये प्लस में है तो माइनस में जाएगा 120x, ये भी प्लस में है तो माइनस में ही जाएगा। अब बोलिए क्या आएगा, x स्क्वायर 60x में से 120x घटेगा -60x, और 3600 में से ये घटेगा तो -2700 बराबर 0। ये आपका द्विघात बहुपद मिल गया। अब आप यहाँ से क्या करेंगे कि d बराबर v² लगाकर और द्विघाती सूत्र से अल्फा बीटा का मान निकालेंगे। तो फिर से तुलना करना पड़ेगा, बार बार हमें 0 से तुलना, इसलिए तुलना कर रहे हैं क्योंकि आपको जो d बराबर b² - 4ac लगाते हैं तो उसमें a b c का यूज है, तो हमें इसका मान मालूम होना चाहिए, तभी ना हम द्विघाती सूत्र यूज करेंगे। तो इसका मान मालूम करने के लिए बस तुलना ही करना बच गया है। तो आप देखिए a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -8 है, और c की वैल्यू -2700 है। अब चलिए आप फिर निकालिए d बराबर b² - 4ac से, क्या होगा, b की वैल्यू -8, तो -8 के स्क्वायर कीजिए, 4 गुना a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2700, तो आपको ये तो 3600 मिल जाएंगे, और ये माइनस से प्लस हो जाएगा, 4 में 2700 के 108 और 00, इतना हो जाएगा। इसे अगर आप ऐड करते हैं तो इतना आएगा 14400, ये भी 0 से बड़ा है भाई, तो मूल का अस्तित्व है, तो लिखेंगे अतः मूल का अस्तित्व है। और जब मूल का अस्तित्व है तो हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा का मान द्विघाती सूत्र से निकालेंगे, -b ± √b² - 4ac बटा 2a से। क्या होगा इसमें, देखते रहिएगा आप, माइनस और b की वैल्यू तो आपको -8 है, सूत्र वाले माइनस, इसका तो ऑलरेडी -8 है, प्लस माइनस इसमें तो इतना लिखेंगे, और 2 गुना a की वैल्यू 1 है, ये तो माइनस प्लस हो जाएंगे, और प्लस माइनस इसका तो वर्गमूल 144 का 12 और 00 के लिए 1।
आप अल्फा बीटा का मान निकालिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो अल्फा बराबर 60 प्लस 120/2 और भाई बीटा बराबर क्या होगा, माइनस में लिखेंगे ना, माइनस 120/2। इस तरह से आपको 180/2 मिल गया और इसे 90 मिल गई। और यहाँ पर तो -60/2 और कटाएंगे तो -30, ये रहा। x की वैल्यू दो गो, एक 90 और एक -3। तो x की वैल्यू तो -30 हो नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि आप माने हैं चौड़ाई को x, और किसी भी आकृति के चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं, लंबाई तो निगेटिव माने इस तरह से किसी आयत वगैरह की लंबाई तो जी सब तो माइनस में होगा नहीं। क्या लिख सकते हैं कि लंबाई निगेटिव नहीं होती है। अच्छा, लंबाई या चौड़ाई एक ही बात है, नहीं होती है, इसीलिए x इज नॉट इक्वल टू -30। तो x की वैल्यू आपको मिल गया 90। अब यहाँ लिख देते हैं, चेक कीजिएगा। अब हाँ, खेत की भुजा पूछ रहे हैं, मन लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है, तो लिख दीजिए छोटी भुजा। छोटी भुजा क्या है, x है और x की वैल्यू 90 लाए हैं, लिख दीजिए 90 मीटर। और बड़ी भुजा क्या है, x + 30 है ना, तो x की जगह 30 क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे। 90 + 30, हाँ x की वैल्यू 90 डाल दिए, 120 मीटर है। यही आपका आंसर रहा। तो इसे आप लोग नोट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि दो संख्याएं हैं और उन दोनों संख्याओं का हम वर्ग कर रहे हैं, मतलब क्या, स्क्वायर कर रहे हैं, और स्क्वायर करके जब घटा रहे हैं तो उनका अंतर 180 आ रहा है। अंतर का अर्थ होता है घटाव। तो दोनों संख्याओं को पहले स्क्वायर किया गया है और स्क्वायर करने के बाद में जब घटाई गई है तो 180 उसका अंतर आ रहा है। इससे पता चल रहा है कि एक बड़ी संख्या होगी तो दूसरी छोटी होगी, नहीं, तभी तो उनके वर्गों को घटाने पर इसमें 180 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से देखेंगे, फिर दिया है कि जो छोटी संख्या का जो स्क्वायर है, जो वर्ग है, वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, दिया है कि छोटी संख्या की वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुना है, मतलब छोटी संख्या के वर्ग को बड़ी संख्या के पदों में बताई गई है। नहीं कि यदि आप बड़ी संख्या x मान लेते हैं तो फिर छोटी संख्या का वर्ग निकल जाएगी, कैसे करके, 8 से गुना करके। तो फिर आप बड़ी संख्या को ही x मानेंगे, है ना। तो मान लिया बड़ी संख्या बराबर x। यहाँ पर पहचानना आप सीखिए किसको x माने, छोटी को या बड़ी को। आप देखेंगे कि बार बार हम कह रहे हैं कि दो राशियों में से एक राशि दूसरे के पदों में दी जाती है, तो जिसके पदों में होती है उसी को आप x मानिए, दूसरा तो अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि हम बड़ी संख्या को x मान लिया, अच्छी बात है। तो और फिर अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या के वर्ग और छोटी संख्या के वर्ग दोनों को अगर हम घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो घटाने पर 180 आएगा। तो हम लिखते हैं बड़ी संख्या के वर्ग माइनस छोटी संख्या के वर्ग बराबर 180। तो भाई बड़ी संख्या x जानते हैं, इसके नीचे हम लिख देते हैं x² माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर 180। अच्छा, ये काम करते हैं ना, इसको इधर लाते हैं और इसको उधर ले जाते हैं। तो ये माइनस में छोटी संख्या का वर्ग तो उस साइड जाएगा तो प्लस में, और ये 180 इधर आएगा तो माइनस में, माने क्या होगा, x² माइनस 180। इसे आप समीकरण फर्स्ट मान लिया, अच्छी बात है। एक बार फिर प्रश्न से कह रहा है कि छोटी संख्या का जो वर्ग है ना, वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। मतलब पुनः प्रश्न से छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा, बड़ी संख्या में 8 से गुना करने पर प्राप्त होगा। तो बड़ी संख्या तो भाई x है, इसमें 8 से गुना कीजिए, मतलब 8x। इसे सेकंड मानिए। अब फर्स्ट तथा सेकंड की कंपेयर कीजिए ना, तुलना कीजिए ना, क्या होता है। फर्स्ट में भी छोटी संख्या का वर्ग इतना और सेकंड में भी छोटी संख्या का वर्ग इतना, मतलब ये दोनों बराबर होंगे। जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो आराम से आप लिखिए x² माइनस 180 बराबर 8x। ये प्लस में है तो फिर ले आइए इधर, x² माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। तो यही हमारा द्विघात समीकरण रहा। अब इससे हम तुलना करेंगे व्यापक रूप से, x² माइनस bx प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर अब हल हो जाएगी द्विघाती सूत्र से। a का मान 1 आ गया, b का मान -8 आ गई,
और सी का मान -180 आया। तो फिर आप निकाल दीजिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू -8 स्क्वायर -4, ए की मान भाई 1 आया है तो 1 लिखेंगे, और सी जो है वो -180 है तो लिख दिए। आपको आ गया 68 64, और ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 68 चौक 72 720। अगर आप ऐड करेंगे इसे तो 784 इज ग्रेटर देन 0। मतलब क्या, यहाँ पर मूल की अस्तित्व है, तो लिख दीजिए ना, अतः मूल की अस्तित्व। ये बार बार एक ही चीज कर रहे हैं इसलिए थोड़ा हड़बड़ी दिखा रहे हैं, है ना। ये तो आप इसमें थोड़ा सा जल्दी करने से कोई दिक्कत नहीं होगी, आप समझ पाएंगे। तो आप द्विघाती सूत्र लगाइए, अल्फा बीटा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। ये सूत्र लगाइए, इससे क्या होता है देखिए, माइनस ये वाली सूत्र के, और b का मान तो ये इसको रुक जाइए, अब से माइनस b, ठीक है। अब यहाँ b की जगह तो क्या लिखें, b की जगह -8 है, -8 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 784 है, ठीक, बटा में 2 गुना, और ए की वैल्यू ए की वैल्यू 1। तो इस तरह से आपको ये 8 आ गया, प्लस माइनस 784 का जो वर्गमूल होगा वो 28 होगा। चेक कीजिए तो 2 2 4 3 8 4 28 होगा, 64 चौका 32 34, ठीक है 28 होगा, और बटा में 2। आप अल्फा का मान के लिए क्या कीजिए कि प्लस में लिखिए, और बीटा के मान के लिए आप इसे माइनस में लिखिए। तो यहाँ पर 28 वाट 36 बटा 2 कट के 18 आएगा। यहाँ तो आपको कितना आ जाएगा, -20/2, ये तो -10। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर संख्या जो है ना, इसमें 2 आया, एक 18 आया और एक -10 आया। तो ध्यान देंगे आप, x बड़ी संख्या को माने हैं, अगर आप -10 लेते हैं तो छोटी संख्या जो होगी ना, यहाँ से आप रखेंगे तो -80 आ जाएगी, छोटी संख्या का वर्ग, और किस संख्या का वर्ग निगेटिव नहीं होता है, इसलिए तो ये इम्पॉसिबल है। लिख देते हैं यहाँ, 1 मिनट लिखते हैं इसे, कि किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग निगेटिव नहीं होता है, नहीं होता है, इसलिए x इज नॉट इक्वल टू -10। तो x का मान आप ये रखेंगे 18, तो आप दोनों संख्या मिल गया, तो बड़ी संख्या x माने हैं और x की वैल्यू 18, और छोटी संख्या निकालने के लिए आप यहाँ पर आइए सेकंड में, सेकंड से छोटी संख्या का यहाँ से वर्ग निकलेगा, छोटी संख्या का वर्ग जो होगा वो 18 में 8 से गुना करने पर आएगा, तो 144 हो जाएगा। और अगर छोटी संख्या वर्ग है तो उधर वर्गमूल निकालने पर छोटी संख्या मिल जाएगी, छोटी संख्या बराबर √144, आपको ये मिल जाएगा 12। तो यही आपका आंसर रहा, इसे नोट कीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें दिया गया है कि एक रेलगाड़ी है जो एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है, ठीक है, वो नियत चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। अब सोचते हैं कि अगर वह चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है ना, अगर जितने चाल से चल रही है, अगर रेलगाड़ी उससे 5 किलोमीटर और अधिक चाल से चलने लगे तो उसको अब जाने में मात्र 1 घंटा ही, 1 घंटा कम लगेगा, वो पहले की तुलना में अब 1 घंटा कम समय लेगा। तो आपको रेलगाड़ी की चाल बतानी है, तो यहाँ पर आप रेलगाड़ी की चाल को x मान लेंगे, और थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर अगर रेलगाड़ी की चाल x मान लिए हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो फिर हम सोचते हैं कि अगर वह रेलगाड़ी जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को अपना बढ़ा दे तो नया चाल कितना हो जाएगा, पहले x था, इसमें 5 जोड़ेंगे, x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखेंगे चाल दो जगह दिया है,
अब ये एक दूसरे से रिलेटिव है, किस तरह से रिलेटिव होगी इसे प्रश्न में देखते हैं, तब जाके हमने समीकरण प्राप्त होगी। तो देख रहे हैं कि कह रहा है कि पहले की समय के तुलना में जो अब समय लगेगा चाल बढ़ने पर वो 1 घंटा कम लगेगा। इसका अर्थ क्या है कि अगर इसका समय निकाले और इसका समय निकाले तो पता चलेगा कि 1 घंटा कम लगेगा, अर्थात इसमें 1 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, और जब बराबर का चिन्ह आ जाए तो समीकरण मिल गया। क्योंकि समीकरण में बराबर की चिन्ह आवश्यक होती है, इसमें हमें देखना पड़ता है कि ये राशियां किस एक राशि से रिलेटिव है, कौन इसको एक दूसरे से जोड़ रहा है, अब उसको लेकर चलेंगे, है ना। तो तब जाकर हमारी डायरेक्शन सही होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर समय निकालेंगे। बिल्कुल हम सोचेंगे पहले समय क्यों निकालेंगे। मैं प्रत्येक एक स्टेप जो आप लिख रहे हैं उस पर आपको सोचना होता है कि आखिर हम क्यों लिखें, और समय के जगह पर हम दूरी क्यों नहीं लिखते यहाँ पर ना, तो हमें सोचना पड़ता है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी 360 और चाल मिल गई आपकी x। यहाँ भी आपका नया समय निकलेगा क्योंकि चाल तो बढ़ा चुके हैं, तो नया चाल इतना है तो नया समय फिर दूरी बटा चाल, दूरी वही होगी, वही 360 किलोमीटर ही तय कर रही है, खाली चाल बढ़ाकर। तो अब प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, आपसे प्रश्न कह रहा है कि यह चाल अब कम, या इसमें समय कम लगेगा क्योंकि चाल बढ़ चुका है, वो भी 1 घंटा कम लगेगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि दोनों को बराबर कीजिए तो ये 1 घंटा कम है, तो जाहिर सी बात है कि ये कम है तो इसमें 1 जोड़ दीजिएगा तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ले आते हैं 360 बटा x और ये 360 बटा x प्लस 5। अब इसमें अगर आप 1 जोड़ देंगे तो कम था तो बराबर हो जाएगा, तो बराबर का चिन्ह देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको इधर ले जाकर और इसको इधर, इसमें गुना करेंगे 360x, इसको इधर से गुना करेंगे तो आपको 6 25 और 15 3 18 इतना आएगा, और इसको इधर गुना करेंगे, ओ अभी बटा पर के जोड़ करना पड़ेगा, जोड़ कीजिए इसके साथ, कुछ नहीं तो एक लघुत्तम निकलेगा, ऐसे आएगा x प्लस 5, तो एक बार में 360 और ये आपका x प्लस 5 निकलेगा, एक कितने बार में, या 360 बटा x और ये जुड़ाएगा तो 365 प्लस x बटा x प्लस, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। इससे इसमें गुना करेंगे 360x, इससे इसमें गुना करेंगे तो 1800 आया था, इसको इधर गुना कीजिए 365x और इसको इधर करेंगे x स्क्वायर। अब द्विघात समीकरण के लिए सबको उधर ले जाइए, इधर तो 0 मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस 365x, ये प्लस में है तो माइनस में 360x और ये भी माइनस में जाएगा 1800। तो क्या मिला आपको, x स्क्वायर ये घटेगा तो 5x प्लस में, और ये तो माइनस में 1800। तो ये रहा आपका द्विघात समीकरण। अब यहाँ से हम अगर तुलना करेंगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू -1800 आया, बढ़िया। अब आप निकालिए d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो पता चलेगा कि b का मान 5 है, 5 स्क्वायर 4, a की वैल्यू 1 और c की मान -1800। इसमें तो करेंगे तो ये तो 25 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस और 7200, मैंने कुल मिला के 72 25 आया। ये ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है ना, तो फिर तो मूल का अस्तित्व है, अतः मूल का अस्तित्व है। तो अब अल्फा बीटा का आप मान निकाल दीजिए आराम से, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2 है। तो चलिए -b की वैल्यू आपको 5 आ गया है, यहाँ देखिए ना, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है, 72 25 आया है क्या, इसका मान यहाँ आया 72 25 और 2 गुना 1 का मान 1 है, तो ये आपका -5 प्लस माइनस 72 25 के वर्गमूल आपको 85 आ जाएंगे, और बटा में 2। बारी बारी अल्फा बीटा, एक बार प्लस के साथ लिखिए और एक बार माइनस के साथ लिखिए, तो फिर ये आपका 80 बटा 2 40 निकल गया, और ये -90 बटा 2 -45 निकला। यहाँ से देखेंगे
वो तो x की वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि x तो हम चाल माने और चाल तो रेलगाड़ी की माइनस में होगी नहीं, तो लिखेंगे कि चाल निगेटिव नहीं हो सकती है, इसीलिए x इज नॉट इक्वल टू -45 लिख देंगे। यहाँ पर देखेंगे x की वैल्यू जब 40 आया और हमें रेलगाड़ी की चाल ही चाहिए और चाल को ही x माने हैं, तो आराम से लिखते हैं कि रेलगाड़ी की चाल x और x की वैल्यू 40 आई है, तो यही हमारा आंसर हुआ। तो इसे आप लोग नोट करेंगे। हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर जो प्रश्न है वे बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे देखेंगे, इसमें दिया है कि 2 पानी के नल है, एक पतले व्यास वाले और दूसरा मोटा व्यास वाले, अधिक व्यास वाले, बड़े व्यास वाले। इसका अर्थ है कि एक पतला सा है और एक मोटा सा है। तो जाहिर सी बात है कि किसी जो पतले वाले हैं, छोटा व्यास वाले जो मुंह है, जो नल है, उसमें से पानी कम कम आएगा तुलना इस बड़े व्यास वाले नल से। तो इसमें आप देखेंगे कि दिया है कि अगर दोनों को हम एक साथ छोड़ देते हैं खुला, दोनों को एक साथ खोल कर छोड़ देते हैं, तो वे 9.3/8 घंटा मतलब 75/8 घंटे में ये दोनों मिलकर भर देता है पूरे एक हौज को। फिर कह रहा है कि अगर अकेले अकेले उसको छोड़ा जाए, अकेले अकेले, जैसे छोटा व्यास वाले नल को कहा जाए कि आप अकेले भरिए, तो समय देखा गया कितना देर में भरता है। फिर उस टंकी को खाली करके फिर बड़े व्यास वाले नल को केवल अकेले खोलते हैं, तब देखा गया कितना समय लगता है। तो पता चलता है कि बड़ा व्यास वाला 10 घंटा जल्दी भरता है। किससे? छोटे व्यास वाले नल से। मतलब छोटा व्यास वाले नल की तुलना में ये 10 घंटा बड़का पहले ही भर देता है। तो कह रहा है कि आप बताइए कि छोटे को अकेले खोलेंगे तो कितना देर में भरेगा, और बड़े व्यास वाले नल को अकेले खोलेंगे वो कितना देर में भरेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम मान लेते हैं कि छोटा व्यास वाले नल जो है वह एक हौज मैंने कहा इस पूरे हौज को, एक हौज को ये अकेले भरने में x घंटा समय लेता है, समय लेगा। तो जाहिर सी बात है कि बड़ा व्यास वाले नल जो होगा वो 10 घंटा कम समय ले रहा है, मतलब x - 10 घंटा में भरेगा। बिल्कुल, जब ये x में भरेगा तो x - 10 घंटा में भरेगा। अच्छा, ये काम करते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच रिलेशन ये दिखा रहा है कि दोनों नल को अगर हम एक साथ खुला छोड़ते हैं तो उसे 75/8 घंटे लगते हैं। अच्छा, जरा हम सोचते हैं कि अगर ये x घंटा में अच्छा एक और काम करते हैं, 75/8 घंटे में हम मान लेते हैं कि बड़ा नल इतना दूर तक भर दिया, छोटा नल इतना दूर तक भर दिया। तो इस तरह से ये छोटा नल और ये बड़ा नल, तो इतना भाग टंकी के हौज के बड़ा नल भरा है और इतना छोटा नल भरा है, तो 75/8 घंटे में। तो हम पहले पता लगाते हैं कि 75/8 घंटे में यह कितना भाग छोटे नल द्वारा भरा और कितना भाग बड़े नल द्वारा भरा। तो ये काम करते हैं, क्योंकि इतना घंटा में ये तो पूरा हौज भरेगा, तो इतना घंटा में कितना हौज भरेगा, इतना ही, जाहिर सी बात है, मान लेते हैं इतना भरेगा। तो इस भाग को निकालते हैं, लिखते हैं ऐसे। देखिएगा, थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे आप लोग कि मान लिया कि x - 10 घंटे में, x - 10 घंटे में मान लिया नहीं, चूंकि लिखते हैं, चूंकि x - 10 घंटे में बड़ा नल हौज के एक भाग भरता है। एक भाग माने पूरी हौज को भर देता है। तो इसको हम जब एक साथ खोले हैं तो 75/8 घंटा तक चलाए हैं, तो सबसे पहले 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x - 10, और इसीलिए 75/8 घंटे में। तो भाई x - x/10 गुना 75/8, मतलब क्या कि 75x/8 x और इसमें गुना होगा तो 80, माने इतना भाग भरेगा ये 75/8 घंटे में।
इसी तरह से आप इस छोटे नल को निकाल लीजिए। पुनः चूंकि छोटा नल x घंटे में है ना, x घंटे में एक हौज भरेगा, x घंटे में एक के हौज के एक भाग भरता है तो इसीलिए ये छोटा नल 1 घंटा में कितना भरेगा, इतना भाग भरेगा। इसीलिए 75/8 घंटे में कितना भरेगा भाई, 75/8 घंटे में। तो हम 1/x गुना 75/8 मतलब क्या, 75/8x भाग भरेगा। अब सुनिए भाई, दोनों को एक साथ खोल रहे हैं और 75/8 घंटे बड़े नल को भी चला रहे हैं और 75/8 घंटे छोटे नल को भी चला रहे हैं। तो बड़ा नल इतने घंटे में इतना भाग भर दिया और छोटा नल इतना भाग भर दिया, माने बड़ा नल मान लेते इतना भाग भर दिया, छोटा नल इतना भाग भर दिया। तो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक हौज के बराबर होगी दोनों की पानी। मान लिया बड़ा नल इतना पानी दिया, छोटा नल इतना पानी, और ये दोनों कुल मिला के जो पानी है वो पूरे एक हौज को भर देता है। मतलब क्या, इसको और इसको जोड़ेंगे तो एक हौज के पानी के बराबर आनी चाहिए। तो डायरेक्ट लिखेंगे प्रश्न से, यह भाग और यह भाग एक हौज के बराबर आएगा, तो एक के बराबर करेंगे 8x - 80 प्लस 75 ये 75x कहाँ से आएगा, इतना आएगा, x नहीं होगा, आपके आ जाएंगे बटा में 8x बराबर 1। एक काम करते हैं, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है क्या करना, 8 से मल्टीप्लाई करना, सही रहने दीजिए ना। 8x - 10 यहाँ भी ऐसे ही रखते हैं, 8x - 10। अब इसे बटा पे जोड़ कीजिए, आराम होगा। ज़्यादा मुश्किल पड़ रही है ना, तो आप 75/8 कॉमन ले लीजिए, इसमें से भी इसमें से भी 75/8 कॉमन ले लिए। इसको बच गया 1/x - 10 और ये 1/x बच गया बराबर 1, या 75/8 बटा को जोड़ करेंगे तो x × x - 10 इसका एलसीएम निकलेगा। तो इससे भाग देंगे तो x हो जाएगा और इससे भाग देंगे तो ये कटेगा, तो इतना ठीक। अब क्या कीजिए ना आप कि 75/8 जोड़ाएगा तो 2x - 10 और बटा में इसको गुना कर दीजिए, x² - 10x बराबर 1। इससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप 8 को इधर लेकर चले जाते तो अच्छा होता, इस 8 को इधर ले जाइए गुना करने के लिए। अब क्या कीजिए ना, आप 75 से इसमें गुना कीजिए, 75 दूनी 150x और ये आपका 750। इस 8 को ले जाकर इधर गुना करेंगे तो 8x² - 80x। तो आपको सबको उधर ले जाइए, तो 8x² - 80x - 150x और ये भी जाएगा उधर तो प्लस में हो जाएगा, और इधर बराबर में 0 लिखते हैं, या 8x² ये आपका जुड़ जाएगा ना, तो जुड़ने के बाद में 115 आएगा, जुड़ने के बाद में 150 और आपके 230 x और प्लस में आपको हो जाएंगे 750 बराबर 0। 2 कॉमन लीजिए तो 4x² - 115x प्लस आपके उसमें करेंगे तो 375 375 0। ये 2 तो भाग ला के 0 जाएगा, तो आप इसे लिख दीजिए ऐसे 4x² - 115x प्लस 375 बराबर 0। आप तुलना कीजिए, अब द्विघात समीकरण मिल गया, अब यहाँ से बन जाएगा x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर आपको a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -115 है ना, और c की वैल्यू 375 इतना आया। अब आप निकालिए तो d बराबर b² - 4ac से क्या होता है देखते हैं। d बराबर b² - 4ac से, तो भाई इसमें आपको b का मान -115 है, 115 के स्क्वायर कीजिए, 4 गुना a का मान 4 है
और सी का मान -375 आया। तो 115 के यदि आप स्क्वायर करेंगे तो 13225 आएगा। 13225, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, और 4 चौका 16, 16 से 375 में गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 600। ये माइनस माइनस प्लस, ये आपका यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्या जी? 375 प्लस में है, तो 375 प्लस में लिखिए, तो ये माइनस से रहेगा आपका 6000। तो इसमें से अगर आप घटाएंगे तो आपको 72,225 मिल जाएगा। तो बिल्कुल ग्रेटर देन 0 है, अतः मूल का अस्तित्व है। और जब मूल का अस्तित्व है तो फिर अल्फा बीटा तो आप निकाल पाएंगे, -b प्लस माइनस √b² -4ac बटा 2a से। देखेंगे सूत्र, b की वैल्यू तो -115 है, लिख दीजिए। और इसका तो मान निकाल चुके हैं यहाँ पर 72,225, और बटा में 2 गुना 4, तो ये आपका प्लस में 115 हो जाएगा। और ये वर्गमूल निकलेगा 85 बटा 8। अल्फा के लिए आप क्या करेंगे, प्लस में लिखेंगे 115 प्लस 85 बटा 2, तो आपको 115 में 85 जोड़ेंगे तो 200 बटा में 2 आ जाएगा 100। और इसी तरह से अगर आप 8 है ना बटा में, बटा में 8 है, तो 8 करेंगे तो इसको कट कर 25 आ जाएगा, 25 बटे 200। और बीटा के लिए निकालेंगे तो 115 माइनस 85 बटा 8 आपको आ जाएगा, इसमें से घटेगा तो 15, और इधर से 15, 30 बटा 8, लगभग 3 पॉइंट आपका 3.75। तो ये अल्फा का मान आया, ये बीटा का मान आया। इसमें देखिए आप, ये x की वैल्यू नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? इसमें सोचिए, हम x किसे माने हैं? हम x माने हैं कि बड़ा व्यास वाले नहीं, छोटे व्यास वाले नल। तो अगर आप सोचिए कि अगर छोटा व्यास वाले नल इतना घंटा में भरेगा 3.75 घंटे में, तो बड़े व्यास वाले नल के लिए घटाना पड़ेगा। तो 3.75 में से अगर आप 10 घटाइएगा, ये तो माइनस में चल जाएगा भाई, माइनस आपको 6.25 आएगा। तो ऐसा थोड़ी होगा कि कोई माइनस में कोई नल हाउस को माइनस वाले घंटे में भरते हैं, इसलिए ये नहीं होगा। ये काम करते हैं, हम यहाँ पर थोड़ा सा मिटाते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा, और यहाँ पर आपको उसको पूरा पूरा बना देते हैं। यहाँ पर देखेंगे, लिख सकते हैं यहाँ पर कि क्या लिखेंगे, हाँ लिखेंगे कि बड़े व्यास वाले नल का समय निगेटिव हो जाता है जब x बराबर 3.75 रखते हैं। तो इसलिए x इज नॉट इक्वल टू 3.75, अतः x इक्वल टू कितना, आपको x का मान 25 लेंगे, ये वाला आएगा अल्फा वाला मान। तो यही तो हमारा था। अतः छोटा नल अकेला कितना घंटा में हम यहाँ माने थे, छोटा नल अकेले x घंटा ना, x बराबर 25 घंटा समय लेगा। और बड़ा नल अकेले कितना आपको दिखाए थे, उसमें x माइनस 10, x की मान 25 है तो 25 माइनस 10 माने 15 घंटा समय लेगा। यही हमारा आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप आराम से देखेंगे, 2 बार देखेंगे समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि मैसूर और बेंगलोर, इनके बीच कुल 132 किलोमीटर दूरी है। मैसूर और बेंगलोर दोनों कर्नाटक राज्य में ही पड़ते हैं, हालांकि बेंगलोर तो कर्नाटक है, राजधानी है। तो ये 2 शहर है, इन दोनों शहरों के बीच में मान लिया 132 किलोमीटर दिया गया है, 132 किलोमीटर की दूरी है। इसमें क्या होता है कि 2 रेलगाड़ियां चलती है इनके बीच में, एक सवारी रेलगाड़ी चलती है तो दूसरी एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलती है। तो जो सवारी रेलगाड़ी है
उसकी तुलना में एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ये काम करते हैं कि हम मान लेते हैं कि सवारी रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो भाई एक्सप्रेस की 11 ज्यादा है, तो एक्सप्रेस की x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देख रहे हैं कि आगे प्रश्न में दिया है कि सवारी रेलगाड़ी मैसूर से बेंगलोर जाने में जितना समय लेती है उससे कहीं 1 घंटा कम एक्सप्रेस समय लेती है। इसका अर्थ है कि दोनों समय से आपस में रिलेटिव है। तो पहले दोनों के लिए हम समय निकालेंगे। इसके लिए देखिए 132 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा सवारी को, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो आपका दूरी हो गया 132 और चाल हो गया x। इस तरह से इसका समय निकालिए, तो आपका समय होगा दूरी बटा चाल। दूरी हो गया 132, या तो दोनों एक ही जगह रहा है, भले चाल अलग अलग होने के कारण समय बदल रहा है, चाल इतना है। अब प्रश्न कह रहा है कि यह 1 घंटा कम है, एक्सप्रेस कम समय ले रही है। इसका अर्थ है कि इसमें एक जोड़ेंगे तो इसके ये बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे प्रश्न से क्या 132 बटा x और ये 132 बटा x + 1, ये तब बराबर होगा जब इसमें आप एक जोड़िएगा, क्योंकि यह कम समय लेता है 1 घंटा। तो अब आप क्या कीजिए ना, कि इसे आप पहले बाटा पे जोड़ कर दीजिए। x + 1 एलसीएम लेगा, कुछ नहीं तो एक, तो 132 हो जाएगा, और ये इतने बार में तो ये जाकर इतना हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 132 बटा x और ये जुड़कर 133 + x बटा x + 1। एक काम करते हैं कि इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अच्छा ये 11 है ना, तो 11 होगा तो 143 हो जाएगी। 132 और 11, ठीक है। अब ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या होगा 132 x गुना होगा इसमें, और इसमें गुना होगा 132 में और 11 में, तो आपको 1452 आएगा। x से इसमें गुना करते हैं तो 143x, और इससे इसमें गुना करते हैं x²। सबको ले चलिए उधर, x² प्लस में है इसलिए सबको उस ओर ले जा रहे हैं। तो x² + 143x माइनस 132x और माइनस 1452, या x² और ये आपको घटेगा तो कुल मिला के 11x हो जाएगा और 1452 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण रहा। तुलना कीजिए x² bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर आप पाएंगे, तुलना करने पर कि a की वैल्यू 1 आया, b की वैल्यू 11 और c की वैल्यू -1452। अब आप यहाँ से d की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। b की वैल्यू तो भाई 11 आया है, तो 11² - 4 गुना a के मान 1 और c के मान -1452। तो ये तो 121 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1452 में अगर आप 4 से गुना करते हैं तो आपको 5808 आएगा, और अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 5929 आएगी। तो ये ग्रेटर देन 0 है, अतः मूल का अस्तित्व है। मूल का अस्तित्व। बार बार यहाँ द्विघात समीकरण बनाने के बाद में एक ही काम कर रहे हैं। द्विघाती सूत्र अल्फा बीटा लगा रहे हैं, -b + -√b² - 4ac बटा में 2 है, माइनस और b की मान तो 11 है, 11 लिखेंगे, प्लस माइनस इसका तो हम निकाल लिए हैं 5929, और बटा में 2 गुना a की मान तो एक ही है, आपको -11 प्लस माइनस यहाँ पर 5929 का जो वर्गमूल है वो 77 होगा, है 77 हो गया, है ना। और भाई वर्गमूल तो निकालने आना चाहिए, अब ये भी हमें सिखाना पड़ेगा, 8th क्लास में जाकर सीखे। तो यहाँ देखेंगे अल्फा का मान क्या करेंगे, -11 + 77 बटा 2, और बीटा बराबर -11 - 77 बटा 2। इसमें आप करेंगे तो 66 बटा 2 हो जाएंगे, और ये तो कट के कितना 33 आएगा, और यहाँ पर आप कीजिएगा तो -88 बटा 2 -44। ये तो निगेटिव मान होगा नहीं, क्यों नहीं होगा,
क्योंकि चाल तो माइनस में होता नहीं है, तो लिखेंगे कि चाल निगेटिव नहीं होती है, इसलिए x इज नॉट इक्वल टू -44। तो यहाँ से पता चलता है कि तो आप x की वैल्यू क्या लेंगे, 33 लेंगे। 33 आपका ये हो गया, और यही हमारा आंसर देगा। सवारी रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगी, x, और माने है x की वैल्यू 33, तो लिख दीजिए सवारी रेलगाड़ी की चाल x बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा। और आप एक्सप्रेस की चाल क्या लेंगे, एक्सप्रेस की चाल 11 ज्यादा है ना, x + 11 माने है ना, x + 11, तो भाई x की जगह क्या लिख देते 33 और +11 44 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर इस बॉक्स में अब डाल लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, और एक प्रश्न बच गया है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि दो वर्ग है, इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल निकालकर अगर जोड़ते हैं तो 468 आता है, और अगर परिमाप को निकालकर हम उसे घटाते हैं तो 24 आ जाता है। तो दोनों वर्ग की भुजाएं निकालिए। अच्छा, एक बात आपको बताए थे, जब द्विघात समीकरण शुरू किए थे तो आपसे बताए थे कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये द्विघात समीकरण का सूत्र है, क्वेश्चन है, या फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण से क्वेश्चन है। तब अगर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण मान लेते हैं तो उसमें x और y दोनों माननी पड़ती है, और यदि आप द्विघात मानते हैं तो केवल x से ही काम चल जाती है, एक ही चर से काम चल जाती है। तो ध्यान देंगे आप लोग इसमें, आप नॉर्मली इसको पहचानने में कोई ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। इसमें आप क्या कीजिए ना कि आप x y दोनों भी अगर मान लेंगे तो आप उसमें कोई गलत नहीं होगा, और प्रश्न एक समय आपको वहां लेकर जाएगा बनाते समय कि आपको x y मानने के बावजूद भी वे अध्याय 3 जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण के नियम पर वो हल नहीं होगा। उसे प्रतिस्थापित करने पर एक बार फिर से वे द्विघात समीकरण मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको दो संख्याएं दी गई है, दोनों संख्याओं के वर्गों को करके उसमें भी आप x y मानकर बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगी। जरा इसमें देखते हैं ना, हम पहली वर्ग को भुजा को हम x मान लेते हैं और दूसरी वर्ग की भुजा को y मान लेते हैं। अब दिया है कि उनके परिमापों का अंतर 24 है, तो प्रश्न से लिखिए इसके परिमाप तो 4x हो जाएंगे क्योंकि 4 गुना भुजा होती है, और माइनस इसकी परिमाप तो क्या होंगे 4y हो जाएंगे। अंतर क्या है 24 है तो 24 लिख लीजिए, 4 कॉमन निकाल लीजिए तो x - y = 24, या x - y बराबर, इसको कटाइए ना 6 बार में, ये आपका 6 आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं पुनः प्रश्न से, दोबारा आपका प्रश्न क्या कहता है कि इनके वर्गों का अंतर 468 है, मैंने इनके क्षेत्रफलों का, तो इसका क्षेत्रफल x² क्षेत्रफल का योग दिया है और इसका क्षेत्रफल y², दोनों को जोड़ेंगे तो 468 आएगा। अब आप सोचिए ना, अगर इसको समीकरण फर्स्ट और इसको सेकंड मानेंगे तो क्या अध्याय 3 जैसे हल होंगे, नहीं हल होंगे। आप ये स्क्वायर के रूप में, उसमें स्क्वायर नहीं आया करता है रैखिक समीकरण में। अब सीधे सीधे आप x y भी मान लेंगे ना तो देखिएगा कि रैखिक नहीं प्राप्त हो रहा है। देखिए पावर 2, ये द्विघात प्राप्त हो रहा है। रैखिक में पावर तो 1 होती है चर संख्या की, तो यहाँ से आपको पता चल जाती है कि ये रैखिक समीकरण पर नहीं जाएगा बल्कि ये द्विघात समीकरण को लेकर जाएगा। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, आप किसी एक की वैल्यू निकाल दीजिए। जैसे आप y को इधर लेके चले जाइए तो इसमें x बराबर 6 + y समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब x की वैल्यू सेकंड में रख दीजिए, अब मिल जाएगा ना, द्विघात समीकरण बन जाएगा। सेकंड में x की मान रखने पर क्या आएगा चेक कीजिए, तो यहाँ पर x² x के जगह 6 + y के होल स्क्वायर + y², हाँ इस x के जगह हम इतना लिख दिए, ठीक है, y है तो y² और 468 है तो 468। क्या मिलेगा आपको a + b का होल स्क्वायर a² 36 + 2ab, 2 गुना 6 गुना इतना करेंगे तो 12y + b² + y², इसको इधर लाइए, हाँ इसका वाला y² ये तो ये उतार दिए और इसको इधर लाएंगे तो 468 0, ये जोड़ाएगा तो 2y² और आपके ये तो 12y हो जाएंगे
और ये आपका कितना हो जाएगा, ये घटेगा तो 432 हो जाएगा 0। या आप 2 कॉमन ले लीजिए, y² + 6y - 216 बराबर 0। 2 को भाग में ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, y² 6y - 216 बराबर 0। अब इसे आप तुलना करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ से 1 मिलेगा, b की वैल्यू तो 6 मिल जाएगी और c की वैल्यू -216 मिलेगा। अब आप d बराबर निकाल सकते हैं b² - 4ac से। तो b का मान भाई 6 है, तो 6² - 4 गुना a की वैल्यू 1 लिखिए और c की वैल्यू -216 लिखिए। तो आप देखेंगे कि ये 36 आया, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। 216 में अगर आप गुना करते हैं 4 से तो आपको कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 64। अगर इसे आप ऐड करेंगे तो 900 आ जाएगी। हाई ग्रेटर देन 0 है, अतः मूल का अस्तित्व है। और जब मूल का अस्तित्व हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, अल्फा बीटा निकाल पाएंगे। अल्फा बीटा -b ± √b² - 4ac से बटा में 2 है ना। तो देखिए माइनस b का मान 6 है, प्लस माइनस इसका मान तो निकाल दिए हैं कितना 900 और 2 गुना a की वैल्यू 1 है, तो -6 प्लस माइनस 900 के वर्गमूल 30/2। अल्फा के मान प्लस में कर दीजिए इसको और बीटा के लिए अब माइनस में कर दीजिए। तो इस तरह से आपको ये 24/2 आया, 12 हो जाएगा। ये -36/2 -18 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप चेक कीजिए ना, वर्ग की भुजा तो x माने है ना, x की नहीं y यहाँ पर y की वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, हाँ y से निकल रहा है। तो y का मान तो भुजा है तो y निगेटिव हो नहीं सकती है। वर्ग की भुजा लिख सकते हैं कि बहुभुज की भुजाएं, या फिर डायरेक्ट लिखिए ना कि भुजाएं निगेटिव नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती, इसीलिए x इज नॉट इक्वल टू -18। अतः आपको x की वैल्यू 12 ही होगी, x बराबर 12, मतलब x नहीं y ना लेके चले हैं, y पर बनाए। तो आपकी इसका अर्थ है कि दूसरी भुजा तो निकल गई, दूसरी वर्ग की भुजा लिखिए, दूसरी वर्ग की भुजा y बराबर 12 मीटर। और रही बात पहली वर्ग की भुजा x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू तो हमें फर्स्ट से मिल जाएगी। देखिए ना x बराबर 6 + y, तो लिख दीजिए ना फर्स्ट से क्या पहली वर्ग की भुजा, पहली वर्ग की भुजा बराबर x प्लस 6 + y, 6 + y, x बराबर यही है तो 6 और y की वैल्यू 12, 12 6 18 मीटर। तो यही आपका आंसर रहा। नेक्स्ट एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 15 को हम लोग बनाते हैं। उदाहरण 15 दिया है कि एक मोटर बोट है। मोटर बोट का अर्थ है कि एक नाव है और वो मोटर पर चलती है। तो वो स्थिर जल में उस नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छी बात है। वह 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जैसे मान लेते हैं कि यह एक यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल 24 किलोमीटर दूरी पड़ता है। बढ़िया। फिर इसमें नाव है, नाव ऐसे देखिए, ये नाव ऐसे हो जाएगी, मान लेते हैं ये नाव है ऐसे। तो ये नाव क्या करती है कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है। ओ, प्रतिकूल का अर्थ होता है कि अगर धारा इस दिशा में बह रहा है तो इसके विपरीत दिशा में नाव चलेगी। प्रतिकूल का अर्थ होता है उल्टा, है ना। तो धारा इधर आए, नाव इधर आएगी, ठीक है। और 24 किलोमीटर यहाँ से यहाँ आने में, इसके बाद में वो क्या करती है कि फिर यहाँ आकर फिर ये इधर भी जाती है, अनुकूल जाती है। अनुकूल माने जिधर धारा है उधर नाव जाती है। तो इसे अनुकूल जाने में जितना समय लगता है, माने प्रतिकूल आने में समय, फिर यहाँ से फिर 24 किलोमीटर, इसको अब की बार धारा के साथ जाने में जितना समय लगता है, तो यह समय ज़्यादा लगता है। जाहिर सी बात है समय ज़्यादा लगेगी, क्योंकि धारा जो है इधर से इसका विरोध करेगी। नाव इधर आ रहा है, धारा उधर जा रही है उल्टे दिशा में, तो विरोध होगा। और इधर से नाव भी जिस दिशा में धारा जा रही है उसी दिशा में नाव जा रही है, तो धारा इधर नाव को सपोर्ट करेगी, तो नाव जल्दी जल्दी इस साइड में जाएगी।
और इस साइड में धीरे धीरे आएगी, तो इसका तो समय ज़्यादा लगेगा ही। तो कह रहे हैं कि अब धारा की चाल बताइए। हम मान लेते हैं धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, वो जब नाव इधर आ रही है इस साइड में, तो नाव की चाल कितनी हो जाएगी? तो नाव की चाल तो x था ही, लेकिन धारावाही इसको ढक लेगा, उसको कम करेगा, तो धारा की चाल घटाएंगे। वो नाव की चाल 18 है, तो आप 18 में से x घटाएंगे, है ना। 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि धारा वाली घटेगी चाल नाव की अपनी चाल में से। अपनी तो 18 थी स्थिर जल में, लेकिन जब स्थिर जल रहेगा तब। अब बोलिए 24 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना लगेगा? 24 किलोमीटर दूरी जाने में लगा समय, दूरी बटा चाल, तो दूरी आपका कितना है? 24, और चाल कितनी है? 18 माइनस x। अब धारा के अनुकूल चाल कितना होगा? धारा भी जिस दिशा में नाव जा रही है उसी दिशा में धारा जा रहा है, तो धारा के अनुकूल नाव की चाल, तो नाव के चाल अपना 18 था, धारा भी उसको ढकेल के ले जा रहा है, धारा की चाल x माने तो x जुड़ जाएगा। अब क्या होगी कि फिर से 24 किलोमीटर ये जाएगा, तो 24 किलोमीटर जाने में लगा समय, समय कितना लगेगा भाई? तो दूरी बटा चाल, दूरी आपका 24 है और चाल 18 प्लस x है। अब क्या करेंगे ना कि प्रश्न में अब देखिए कि यह समय जो प्रतिकूल आ रहा है, यह समय अधिक हो जा रहा है इससे, वो भी 1 घंटा। इसका अर्थ है कि यह अधिक है या कम है, इसमें एक जोड़िए बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक ही कम है। यहाँ से प्रश्न में दिया है कि 1 घंटा अधिक समय ये ले लिया, माने 1 घंटा यह अधिक है और ये 1 घंटा कम है। तो क्या करेंगे कि 24 बटा 18 माइनस x, ये अधिक है ये कम है, तो इसमें आप एक जोड़िए। तो बटा पे के जोड़ नहीं, इधर बटा पे के जोड़ होगा। 24 बटा 18 माइनस x, 18 प्लस x लघुत्तम निकला, 24 प्लस 18 प्लस x आपको मिल गया 24 बटा 18 माइनस x, और ये 24 और 18 जोड़ेंगे तो 12 और 3 है 4, 42 प्लस x। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तिरछा तिरछे, देखिए तो क्या होता है। तो 24 में और 18 में गुना करेंगे, चलिए चलिए ना आराम से ऐसे। 24 इंटू 42 प्लस एक्स बराबर 18 माइनस एक्स और 42 प्लस एक्स। तो आप पाएंगे कि यहाँ से 24 में और 42 में जब हम गुना करेंगे तो इसमें 24 और 18 उल्टे का ले रहे हैं। 24 में इसको इधर लाएंगे ना, 18 प्लस एक्स, ठीक, और उधर 18 माइनस एक्स 42 प्लस एक्स, ठीक है। 24 में 18 से गुना करेंगे तो आपका 432 आएगा और प्लस में 24 एक्स हो जाएगी। उसी तरह से 18 और 42 में जब गुना करेंगे तो 756 आएगी। फिर इससे इसमें गुना होगा तो 18 एक्स, इससे इसमें गुना होगा माइनस 42 एक्स, और इसमें माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से सबको उस ओर ले जाइए, इधर 0 हो जाएगा, सबको इस साइड लाइए ना, वो प्लस में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वो प्लस में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर ये आपको घटेगा तो 42 में से 18 घटेगा तो आपको 24 बचेगा, तो माइनस में इधर बचेगा, इधर प्लस में हो जाएगा 24 एक्स। और ये सब तो प्लस में था ही, इसको ले आइए माइनस में 756, और ये तो प्लस में था, इस होगा 432 प्लस 24 एक्स बराबर 0। तो इस तरह से आपको मिल गया एक्स स्क्वायर और 24 एक्स और 24 एक्स 48 एक्स, ठीक है। और ये आपको घटेगा 756 में से 432 तो माइनस 324। तो ये द्विघात समीकरण मिल गया। अब यहाँ से आप ए की वैल्यू 1 ले लेंगे, बी की वैल्यू 48 लेंगे, सी की वैल्यू माइनस 324 लेंगे। अब आप डी निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो भाई बी का मान 48 है, आप 48 का स्क्वायर कीजिए, 4 गुना ए का मान 1 और सी का मान माइनस 324। तो 48 को अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 2304 आएगा, और ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको करेंगे तो 1296, जोड़ेंगे तो 3600, ग्रेटर देन 0 है तो मूल का अस्तित्व है।
मूल का अस्तित्व है। तो आप अल्फा बीटा का मान यहाँ से पुट कर सकते हैं, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2 है। तो माइनस और b का मान तो कितना 48 है, प्लस माइनस रूट अंडर 3600 और बटा में 2 गुना a का मान 1 है। तो -48 यहाँ से मिल गया आपको, प्लस माइनस इसका वर्गमूल तो 60 होगा बटा 2। अच्छा, अल्फा के लिए आप प्लस में लिखिए तो, और बीटा के लिए क्या माइनस में लिखते हैं, -60 बटा 2। ये आपको आ जाएंगे 12 बटा 2, 6 आ जाएगा। और यहाँ तो आप इसको आगे बढ़ाइएगा तो 60 और 48 -108 बटा 2, और ये तो -54 आ जाएगा। तो x इज नॉट इक्वल टू -54 होगा। क्या चाल निगेटिव नहीं होती है, तो x इज नॉट इक्वल टू -54। अतः x की वैल्यू आपको कितना हो जाएगा 6, यही धारा की चाल हो जाएगी। अतः धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर। तो इस तरह से हम लोग इस पूरे लेसन को खत्म कर लिए, एक उदाहरण को भी खत्म कर लिए। हम लोग नेक्स्ट लेसन के लिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में आते हैं।